Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions from our economy section. So, without any further ado, let's start today's session. The very first question: which of the following statements is not correct regarding transfer payments? They are receipts which the residents of a country receive for free without having to make any present or future payments in return. So this is correct statement. It is a tool to redistribute income and wealth in an economy. अगर आपको ट्रांसफ़र पेमेंट की सबसे आसान डेफिनेशन या एग्जांपल बता दूं तो इट इज़ फ्री बीज, पर और भी कुछ हो सकती हैं, जैसे क्या द एन आर आईज आर गिविंग बैक रेमिटेंसेज. सो दिस इज ऑल्सो one of the aspect of transfer payments. These transfer payments will not be included in the calculation of our GDP. Remittances, gifts, grants, and government subsidies are considered as transfer payments. It is indeed correct. So this is not correct that it will be included in the revenue expenditure while calculating GDP. So no, transfer payments have been kept out while calculating the GDP. Next question, balance of payment के बारे में पूछा गया. It records the transaction in goods and services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified period of time. And this is the exact definition of balance of payments. It records the transaction in goods and services assets between citizens. No, not citizens, residents. This is the important term here. It records exports and imports in goods and services and transfer payments. It records the net export levels of goods and services and transfer payments. So these are vague definitions or incorrect definition. This is the proper definition of balance of पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? मान लीजिए, एक तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस इन गुड्स सर्विसेज असेट्स बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे पास क्राइसिस आया था इन द 1991, वी हैव थ्री अकाउंट्स: द करंट अकाउंट, the capital account, and the forex account. In current account we have two things: balance of trade and balance of invisibles, जिसमें हमारा सर्विस सेक्टर हो जाता है, ये सब हो जाता है. ठीक है, सर्विस सेक्टर हो जाता है और भी एक दो चीज़ हो जाती है. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स या मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब शूज़ और ये सब बिजनेस वाली चीज़ें. कैपिटल अकाउंट्स में हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट का आ जाता है, देन लोन्स आ जाते हैं बड़े बड़े हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना. अच्छा, ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में यहाँ ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी आ जाता है. एंड फॉरेक्स तो आपको पता ही है. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस बैलेंस ऑफ इनविजिबल इज अवर करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस. अंडरस्टूड? बैलेंस करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ टू बी क्रिएटेड बाई करंट अकाउंट सरप्लस. ठीक है, अगर इन दोनों को मिला के हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फॉरेक्स विल बी ट्रांसफर टू फॉरेक्स अकाउंट एंड आवर फॉरेक्स विल सर्च. इन येट अनदर केस, इफ द सबमिशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और एक कैपिटल अकाउंट भी पता है कौन सा अकाउंट है, इसमें लोन्स इंक्लूडेड नहीं है, ये वैसा अकाउंट है. अंडरस्टूड? अगर मैं आपको डेप्थ में बताने लगूँ तो पूरा एक लेक्चर निकल जाएगा. इससे अच्छा जो मैंने प्रीवियस ईयर इकोनॉमी के लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने ये अच्छे से समझाया. इफ़ दिस इज़ नेगेटिव, सो दैट पर्टिकुलर फॉरेक्स विल बी ट्रांसफर्ड टू केटर टू दिस पर्टिकुलर डेफिसिट एंड आवर फॉरेक्स विल डिक्लाइन. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट जो कि 1945 में बने थे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, बट इसने बस वर्ल्ड बैंक बोला है, तो उसमें आई आता है एंड IBRD आता है, ये दो ही आते हैं. ये क्या था, जैसा हमारा नेम सजेस्ट कर रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन. सो दिस पर्टिकुलर फंड विल बी यूज्ड टू रिकन्स्ट्रक्ट द वॉर डैमेज्ड कंट्रीज. एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दिस पर्टिकुलर विंग विल प्रोवाइड लोन्स फॉर द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. अंडरस्टूड? सो दिस वॉज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. एंड उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जो, उसमें सारी चीज़ आती है. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दिस पर्टिकुलर विंग ऑफ वर्ल्ड बैंक विल गिव लोन्स टू द प्राइवेट एंटिटीज़.
International Center for the Settlement of Investment Disputes, as the name suggests, it will be regarding disputes, and India is not a member of this. The one and only wing of the World Bank Group which India is not a member is ICSID. Then Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA. So actually this will ensure or guarantee against the political uncertainties. क्या हुआ इसका मतलब? This is Niger. This is India. Now the World Bank and all these international organization wants to integrate the world by means of trade. But who will guarantee if I invest tomorrow in Nigeria? What will be the guarantee that my investments are safe? There can be political uncertainty, like junta government or junta government has taken over. It means military governorship. Or now in news there is a Sudanese conflict between the paramilitary forces and the army. So such kind of tigdom have to be protected against. So that's why MIGA will ensure that a particular country's investment will be safe and sound in others country. So it will protect against the political uncertainties. So it will build trust between nations, and trust, there is a correlation with trade. So this was whole functioning of MIGA. So हमारे पास आ जाता है अभी के लिए तो 1 and 4, पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये सारे आते हैं. रिगार्डिंग द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़. सो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगती कब है, पहले यही देख लो. It is imposed to make subsidies given by the exporter country ineffective in the importing country. Now, in India, we are exporting something to Sweden. That is agri products. Now, India is heavily subsidizing its agriculture sector. And the farmers of Sweden, with their खून and पसीने की कमाई, they are doing मेहनत and they are selling their products at market rate without the intervention of the government. This is only for example. Now the cost of agri produce of farmer who is a citizen of Sweden is more. Cost of produce of Sweden's farmer is more, and as the Indian farmers are getting subsidized in various input and output, that's why the exported products from India will be of low cost. So there's a market anomaly created over in Sweden market. And who is at loss? The farmers of the Sweden. So that's why the government implies the countervailing duty to exterminate these effects of subsidies. And that's what it is written. It imposed to make subsidies given by the exporter country ineffective in the importing country. The duty increases the prices of the product and brings it at par with the market prices prevailing in the domestic market. The countervailing duty is a specific kind of duty imposed by the government on imported products. So all the statements are correct. We have to mark the correct only. The next question. ग्रीनफील्ड एफडीआई बहुत ही आसान है. एफडीआई आपको पता है कि कोई हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी ऐसा प्रोजेक्ट में जो पहले से बिल्कुल भी बना नहीं है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेस. तो डैट इज़ नोन एज ग्रीनफील्ड. तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कौन सा है. इट इज़ द फॉर एफडीआई इन एसेट्स एंड कैपिटल इन द कंट्री यूज टू बिल्ड ग्रीन कॉरिडोर्स. अरे ग्रीन से मतलब कॉरिडोर कोई ना, एनवायरनमेंट से ग्रीन का कोई रिलेशन नहीं है. इट इज़ द इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनी इन द न्यू असेट्स एंड कैपिटल टू सेट अप इट्स बेस फ्रॉम ग्राउंड अप. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कौन लाया है? विच इज़ एंडोर्स्ड बाई G7. अच्छा कितना है? 15% है, ये भी याद रखना. बेस्ट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग बर्निंग इशूज इन ग्लोबल इकोनॉमी. सो इन माई इकोनॉमी लेक्चर before I think the last year or the second last year, last to last year, I have covered thoroughly this particular thing, the base erosion and profit shifting. And on that particular static topic, this particular current affairs was in news. Understood? So base erosion and profit shifting कौन अच्छा कंसेप्ट है,
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप जाके एक बार उसको देख लेना। बैलेंस ऑफ ट्रेड। Balance of trade is the difference between the value of countries' imports and exports for a given period. The balance of payment combines only public investment to find out the money inflow and outflow in an economy over specified period. अच्छा, आपको पता भी नहीं है, चलो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मैंने क्या बोला था, इट इज़ द नेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट और नेट ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द रेजिडेंट्स एंड आउटसाइडर्स. So in this particular residence, both will come, the private sector and the government sector. So this is incorrect. Only public investment? No. Positive balance of payment indicates deficit. तो मैंने अभी आपको explain किया that positive balance of payment will indicate that the surplus will be shifted to our forex account. So only one statement is correct. फॉरेन कैपिटल के रिगार्डिंग है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर्म ऑफ एफडीआई वेयर अ पेरेंट कंपनी कंस्ट्रक्ट्स न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज इन फॉरेन कंट्री. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स while volatile, yes, portfolio investments are volatile, do not influence a country's external vulnerability as they do not contribute to external debt. क्यों भाई? एफ अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूँ, फॉरेनर्स आर investing in our share market. If they are investing in our share market, they are holding some of the ownership. I am not talking about the overall ownership, but some of the ownership, like 1% ownership, 2% ownership, and that too, these are not equity market, these are debt market. So no, they are not holding ownership, they are giving debt to such companies. So इसमें क्या लिखा है, डू नॉट इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी एज दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एक्सटर्नल डेट. वाई? बिकॉज एफपीआई मतलब अ पर्सन इज इन ऑस्ट्रेलिया is buying debt instruments of India. So it is kind of external debt only. So this is wrong statement. Bilateral investment treaties BITs typically cover portfolio investment but not FDI. No, it is reverse. They will cover FDI and not portfolio investment. So our answer is correct answer 1 only. REER and NEER, real effective exchange rate and nominal effective exchange rate. जैसे ही मैं ये देखता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि रियल इफेक्टिव रेट या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को सुनते ही आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. सो इट विल कैलकुलेट ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. REER is adjusted for both inflation and trade balances. It is indeed correct. Nominal is something at current prices, and real is something at constant prices. So nominal minus inflation gives us real. Understood? अब इसके आगे रियल के आगे आप GDP लगा लो या आप रियल के आगे एक्सचेंज रेट लगा लो, कुछ भी लगा लो, फॉर्मूला यही है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन गिव्स रियल. A country's REER can be used as an indicator of the country's export competitiveness. मैंने यही बताया, ये ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ये बोल रहा था मैं. NEER, nominal effective exchange rate, always provides a clearer picture. Why? नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि मैंने अभी तो बताया नॉमिनल में तो इन्फ्लेशन एडेड होती है, बट इफ़ वी हैव टू फाइंड द क्लियर पिक्चर, द ट्रांसपेरेंट पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज रिलेटिव करेंसी स्ट्रेंथ, देन वी हैव टू कंपेयर द REER where inflation has been adjusted. So the answer is only 3. गति शक्ति स्कीम कहाँ चले गया, गति शक्ति स्कीम. द स्कीम एम्स टू इस्टेब्लिश 11 डिफेंस कॉरिडोर्स. नहीं भाई, यूपी तमिलनाडु 2 डिफेंस कॉरिडोर्स एंड 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. One of the expected outcomes of the scheme is to provide immense clarity on last mile connectivity linking different regions and industrial hubs. So this is correct. One of the aims of the scheme is to add 17,000 km to the gas pipeline network. It is also correct. We have to mark the correct. The last question of today. ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी. तो पोस्ट 1991 की बात कर रहा है, LPG रिफॉर्म्स आए थे हमारे पास, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब
we are loosening the government's strength at deciding the market. Privatization मतलब transferring the ownership of company to the private players, and globalization मतलब integration of the domestic markets with the international markets. So ये कब आए थे हमारे में 1991. The post 1991 economic liberalization in India was primarily driven by internal political pressures rather than global influences, which is absolutely incorrect. The halat of Indian economy in the 1990s were we have only 15 days of forex left for the imports. So this was our halat. So due to global pressure, we have to implement such reforms. Understood? सो देवर नो पॉलिटिकल प्रेशर्स. ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अपोजिशन पार्टी बोल रही थी नहीं भाई एलपीजी लाओ, ऐसा कुछ नहीं था. देर आर इकोनॉमिक प्रेशर्स. Globalization has contributed to the rapid growth of the India's IT service sector, making it global hub for software services. It is indeed correct, and India is one of the topmost exporters of the services. The FDI, the inflow of FDI has consistently decreased पोस्ट ग्लोबलाइजेशन. अरे भाई जब इंडिया की मार्केट खुल गई है तो सारे भागे भागे आए थे इंडिया में, और तब हमने ग्रोथ जो रिकॉर्ड करी थी वो बहुत ही मैग्निफिसेंट थी. अंडरस्टूड? सो ओनली 2 इज़ करेक्ट. सो यही थे आज के क्वेश्चन. होप सो आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी. इफ़ यू आर लैकिंग द कंटेंट एंड द नॉलेज प्रोवाइडेड इन सच वीडियोज़, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.